फाइन। तो आज मुझसे ये पूछा गया है कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैं प्रोविजन और रिजर्व्स की बात जब करूं, इसके पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। समझना यह पड़ेगा कि मान लीजिए मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो आप उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। हम लोग उसको लायबिलिटी कहते हैं। अगर देना है किसी को, दायित्व है मेरा, ठीक है। ये जो दायित्व है ये हम, और एक प्रोविजन रिजर्व से ऊपर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं दायित्व। ये आपको समझना है, दायित्व एक इसके ऊपर चीज होती है जिसको हम कहते हैं दायित्व। ये तीन लेवल की चीज होती है। मैंने किसी से कुछ गुड्स खरीदे, किसी से कुछ सामान खरीदा, उधार में, उसको पैसा देना है, ठीक है। तो ये मेरा दायित्व है। किस चीज का? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, तो मेरा दायित्व है कि देना है, तय है ये बात। लेकिन मैंने लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है, उससे मुझे पैसा लेना है, लेकिन मुझे कुछ संशय है, कुछ डाउट है कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मुझे ऐसा क्यों डाउट है? क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसका भी उसी चीज का काम है, उससे भी उसने खरीदा, उसको नहीं दिया पैसा। मेरा भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद उससे पैसे लेने का टाइम आ जाएगा, उसको भी नहीं दिया उसने। और उसकी अभी मार्केट में हवा ये चल रही कि उसकी बेचारे की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी को, ऐसी स्थिति हवा चल रही। तो मेरा भी जो पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लेना निकलता है, वो भी शायद वो नहीं दे पाएगा। अभी पक्का नहीं है कि वो नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा एक संशय है। अभी मेरे को वो लॉस हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को डाउट है कि वो लॉस हो जाएगा। मुझे एक संशय है, मन में एक दुविधा है कि वो पैसा मेरा डूब सकता है, वो मेरा लॉस हो सकता है। ऐसे स्थिति के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूं, उस हानि के लिए जो संभावित है, वो हानि जो मुझे अनुमान लग रही कि हो सकती है, उसके लिए मैं एक प्रावधान बनाता हूं। और ऐसी चीजें कि किन के लिए बनाते हैं? जो संभावित है, जो लगने की चांसेस है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रावधान को ऐसा समझिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और पानी बरस रहा है, लेकिन आपको जाना है, तो आप छाता लेके निकलते हो, तो वो तो होगी लायबिलिटी। पक्का है, देना ही है, 100% देना है, मुझे, मेरे को देना है पैसा, डन, फाइनल। लेकिन आपको लग रहा है यार कि आज पानी बरस सकता है, काले बादल छाए हुए, हो सकता है मैं जाऊं थोड़ी देर में बरसने लग जाए, हो सकता है बरसे, और हो सकता है नहीं भी बरसे, हवा उड़ा ले जाए बादलों, लेकिन चांसेस तो है बरसने की। तो मैं घर से चलते समय छाता लेकर चलता हूं, तो वो है प्रावधान, वो है प्रोविजन, ठीक है, वो है प्रोविजन। तो पहले लायबिलिटी और प्रोविजन का डिफरेंस समझ लिया। लायबिलिटी माने जो तय है, देना ही देना है, पक्की बात। प्रोविजन माने पक्का नहीं है, हो सकता है हानि हो, नहीं हो, वो दोनों बात है, लेकिन संभावना है इस चीज की कि लग सकता है। रिजर्व क्या होता है? अरे भाई, आज तो पानी की चांसेस है ही नहीं, लेकिन आपको लगता है यार ये मौसम तो, आजकल ये बरसात का सीजन है, अभी धूप निकली है, लेकिन हो सकता है एकदम से बादल बरस जाए। तो आप कहते हैं दिक्कत क्या है यार, एक छाता रख ही लो ना, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? ले जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है ना, उसको फोल्ड करके रख लो साथ। अब आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात। संभावना कम है, लेकिन आप सोचते हो चलो ओवर प्रिकॉशन, एक और ज्यादा सावधानी, एक एक जो आवश्यक से थोड़ी सी ज्यादा सावधानी लेते हुए आप चलते, उसको हम कहते हैं रिजर्व, ठीक है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कस्टमर को मैंने कोई सामान बेचा और उसको कोई क्षति हो गई, शारीरिक क्षति हो गई, और उसने मेरे पर मुकदमा कर दिया, फिजिकल उसको कुछ दिक्कत हुई और उसने मेरे पास केस कर दिया। अगर अब इसमें 3 चीज हो सकती है। एक स्थिति हो सकती है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि साहब मुझे उसको 25,000 रुपए का मुआवजा कॉम्पनसेशन देना है। अब जब कोर्ट ने कह ही दिया है,
तब तो सवाल ही नहीं उठता, देना है, तब तो ये तय हो गया देना है। तो उस केस में ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगा, मैं उसको अब लायबिलिटी मानूंगा, भाई ये देना है, बस सीधी सी बात है, डन, देना है, लायबिलिटी। अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है, मैं कह रहा हूं भाई तू मेरे से 20,000 रुपए ले ले, वो कह रहा है मैं 50,000 रुपए लूंगा। मतलब मुझे पक्का 100% ये बात मालूम है कि मुकदमा मैं कोर्ट में हार जाऊंगा, मुझे देना तो पड़ेगा उसको मुकदमा, मुआवजा देना तो पड़ेगा। मामला कहाँ उलझा हुआ है कि वो 20,000 देना पड़ेगा कि 50,000 देना पड़ेगा, ये तय नहीं। वो 50 मांग रहा है, मैं 20 मैं देने को तैयार हूँ, वो 50 मांग रहा है, तो मतलब देना पड़ेगा ये तो तय है, कितना देना पड़ेगा ये तय नहीं। तो इसलिए जो मेरे को संभावित राशि लगती क्या इतना देना पड़ सकता है, उसके लिए मैं प्रोविजन बनाऊंगा। अभी तय नहीं है, मैंने पहले लायबिलिटी किसको कहा, जो डिसाइड हो गया देना ही देना है, 100% डिसाइडेड है, तो लायबिलिटी। अभी तय नहीं है कितना देना है, संभावना है कि हो सकता है, मुझे लग रहा है कोर्ट 30 पे आ जाए, मैं 20 देने को तैयार हूं, वो 50 मांग रहा है, 50 कुछ ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट 50 के लिए 50, तो जो भी अमाउंट मुझे लगता है, और मैं अपने हिसाब से एक प्रोविजन बनाऊंगा, उसका प्रावधान बनाऊंगा, प्रावधान। और अगर ऐसी स्थिति है कि वो तो मुझसे कह रहा है कि आपकी वजह से मेरे को क्षति हुई है, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ प्रूफ है, हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी जिससे हमें लगता है कि वो जबरदस्ती हम पे मर रहा है, हमारी गलती नहीं, हमारे प्रोडक्ट से हुआ ही नहीं, उसको दूसरी चीज से नुकसान हुआ, क्षति हुई है उसको दूसरी चीज, हमारे पर हमारी नहीं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोर्ट हमारे पक्ष में भी फैसला कर सकता है, हम भी जीत सकते, हो सकता है हमें मुआवजा ही नहीं देना पड़े, और अगर हमारे विपक्ष दोनों हो सकते, लेकिन अगर हमें इस चीज की चांसेस ज्यादा लग रही है कि 60% चांस तो यही है कि हम ही जीतेंगे, हमारे कोई गलती नहीं, 40%, 30%, 40% है कि हो सकता है हमारा, लेकिन 60-70% चांसेस है कि हम जीत जाएंगे। तो ऐसे केस में हम रिजर्व बना सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं, जिस चीज की हमें अभी जरूरत लग नहीं रही लेकिन हमने फिर भी बना दिया, ये रिजर्व है। तो रिजर्व की खास बात ये होती है, रिजर्व बनाना कानूनी तौर पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कतई नहीं कहते हैं कि रिजर्व बनाना आपके लिए कंपल्सरी, लेकिन प्रोविजन के लिए कहा जाता है कि आपको बनाना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, एक प्रूडेंस प्रिंसिपल है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का सिद्धांत है, आप थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई ऐसी संभावित हानियां हैं या दायित्व है, आप उसके लिए अभी से प्रोविजन बना के चलो, लेकिन अगर लाभ होने वाला है तो उसको अभी से लाभ मत मानो, लेकिन हानि होने वाली तो मान के चलो। तो सर इट मींस सर प्रोविजन में फ्यूचर लॉस की तैयारी की जाती है, ये सभी में फ्यूचर लॉस की तैयारी, लायबिलिटी में तो फ्यूचर में पे करना है आपको, प्रोविजन भी फ्यूचर में देना, और रिजर्व भी फ्यूचर के लिए बनता है, लेकिन ये आते कहां से, सब चीज प्रॉफिट से आते। इसको हम, आपने एक चीज देखी होगी अपनी लाइफ में, ये नॉट कंपल्सरी, ये तो नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है भाई, आप चाह रहे हो कि तो ले लो, ये कंपल्सरी है ही नहीं, ठीक है। और ये दायित्व तो सवाल ही नहीं उठता है, तो देना ही देना है, इसको तो सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ये तो बिल्कुल इसेंशियल है भैया, ये तो देना ही है, ये तो तय हो गया देना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी कभी देखा होगा, जो किराने की दुकान होती है उनके आगे लिखा रहता है प्रोविजन स्टोर, ध्यान दिया आपने कभी, कुछ किराने की दुकानों का नाम होता है प्रोविजन स्टोर, कभी नोटिस आया आपको, आप देखिएगा, ध्यान नहीं दिया देखिए, है ना, उसको किराने की दुकान को लिखा रहता है श्याम किराना स्टोर को श्याम प्रोविजन स्टोर। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, आपको घर में खाना बनाना है, आपको घर में खाना बनाना है, तो आपके पास एक तरीका, आप अभी खाना बनाना जा रहे हो, चालू कर रहे हो, बनाना चालू कर, आप बाजार जाओ सामान ले आओ बना लो, एक तो तरीका ये। प्रोविजन स्टोर कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब आपको आज अभी खाना बनाना है मान लीजिए अभी नाश्ता सुबह 9:30 बज रही है, आपको कुछ नाश्ते कुछ कुछ चाहिए आपको खाने, आप बाजार जा रहे हैं, खरीद के लेके आ रहे हैं, ऐसा तो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कमरा लेके वो रहते हैं,
लेकिन जहां परिवार रहता है, जहां फैमिली में 2 4 5 लोग रहते हैं, वहां आप क्या करते हो, घर में थोड़ा आटा दाल चावल रखते हो आप। वो ऐसा नहीं कि जो दाल चावल रखा है वो अभी के अभी खत्म हो जाएगा, अभी के अभी नहीं होगा। वो 15 दिन चलेगा, महीना भर चलेगा। कुछ लोग तो साल साल भर का भी रखते हैं, इस एक पूरे साल का आटा गेहूं रख लिया, पूरे साल भर का चावल रख लिया। तो वो क्या मतलब है उस चीज का, वो प्रोविजन ही तो है। क्यों, वो फ्यूचर में लगने वाला है, लेकिन मालूम है लगने वाला है। आप अंदाजे से रखते हो, यार लास्ट ईयर हमने हमारे घर के अंदर हमको 3 क्विंटल चावल लगा था, गेहूं लगा था। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा रखते हो कि इस साल के लिए भी 3 क्विंटल रख लिया। अब वो 3 क्विंटल से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, अंदाजा है। तो प्रोविजन आप अंदाजे से बनाते हो कि इतना लग सकता है, उसके लिए रखते हो। और मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो आप खाते ही नहीं हो, और खाते हो तो कभी कभार खाते हो, तो आप उसको भी अभी से रख रहे हो, हो सकता है 3 महीने बाद जरूरत पड़ जाए इसलिए। तो वो भाई रिजर्व है, वो खराब भी हो सकती है चीज, वो रखना है कि नहीं रखना आपकी चॉइस। सर लेकिन रिजर्व को रिजर्वेशन कह सकते नहीं, रिजर्वेशन से अलग है। रिजर्वेशन चीज अलग है, रिजर्व अलग है। रिजर्व से आप वैसे देखा जाए तो दोनों के मूल में एक ही बात है कि हमने रिजर्व का मतलब होता है हमने निकाल कर अलग रख दिया। तो रिजर्वेशन में भी तो ये होता है कि निकाल के लगाया, 100 सीट्स हैं तो उसके अंदर उन्होंने 10 सीट अलग रख दी कि भाई 10 सीट उनके लिए, वो भी रिजर्व ही है। लेकिन अकाउंट्स में रिजर्व का मतलब कुछ और है। अकाउंट्स में रिजर्व का मतलब थोड़ा सा अलग है। हम रियल लाइफ में देखें तो रिजर्वेशन रिजर्व से ही बना हुआ, कि आपके पास 100 सीट्स हैं तो आपने कहा 20 सीट अलग कर दिया आपने कि ये 20 सीट उन्हीं के लिए है। तो 80 पे लड़ाई हो रही है, 80 पे कोई ले जाए, 20 अलग के लिए। तो रिजर्व से ही बना है वो भी शब्द। लेकिन अकाउंट्स में रिजर्व का तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। रिजर्व भी एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर आप प्रोविजन रखते हो, कुछ हिस्सा निकाल के आप रिजर्व रखते हो। तो रिजर्व आपके लिए एक लग्जरी है। लग्जरी माने एक आपने ऐसे यार कि चलो ठीक है यार बहुत प्रॉफिट हो गया, थोड़ा पैसा रिजर्व में डाल दो, थोड़ा पैसा। इसका एक और उदाहरण, मान लीजिए कोई आदमी मंथली उसकी मासिक आय है 10,000 रुपए, उसको हर महीने कमाता है। उसको लग रहा है कि अगले महीने मेरे को 1,000 रुपए देने हैं किसी को, या 2 महीने बाद देने, 2 महीने बाद देने 1,000 रुपए मेरे को इंस्टॉलमेंट आ रही, मेरे को देने। तो वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम में से 500-500 रुपए 2 महीने निकाल के वो रख रहा है, देने हैं वो अभी से निकाल। इसको हम प्रोविजन भी कहते हैं। और लूजली मतलब कई बार कॉमन अकाउंट में इसको रिजर्व भी कह दिया जाता है, लेकिन रिजर्व और प्रोविजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कई जगह देखोगे कि अकाउंट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व और प्रोविजन एक जैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस है। और रिजर्व जो होता है वो आपके लिए आवश्यक नहीं है, प्रोविजन बनाना आवश्यक है। अगर किसी चीज के लिए आपको लगता है कि प्रोविजन बनाना चाहिए तो वो आपको बनाना ही चाहिए। रिजर्व बनाना ना बनाना आपकी इच्छा पर, रिजर्व बनाना ना बनाना आपकी इच्छा पर। तो ये 2-3 डिफरेंस है। तो लायबिलिटी सबसे ऊपर है, तय है, 100% सही है, देना है। फिर उसके बाद प्रोविजन आता है और उसके बाद रिजर्व आता है। इसके लिए एक चीज और होती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। इन तीनों में एक और डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि घटना का होना निश्चित है कि नहीं है। घटना का निश्चित होना, घटना का निश्चित होना, वो चीज होगी कि नहीं होगी, ये चीज। और दूसरी राशि, कितना अमाउंट देना है, राशि का निश्चित होना, कितना देना है। जब घटना का होना निश्चित हो जाए और राशि भी निश्चित हो जाए, मतलब दोनों में प्लस है, लायबिलिटी में दोनों में प्लस है, मतलब राशि भी निश्चित है कितना देना है और वो देना है ये भी तय है, ये भी तय है, तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। घटना तो निश्चित है लेकिन राशि अगर तय नहीं है तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। और अगर घटना भी निश्चित नहीं है और राशि भी तय नहीं है तो फिर हम रिजर्व बनाते हैं। इसको मैं अंग्रेजी में बोलूं तो अकरेंस, उसका होना तय है कि नहीं, अकरेंस होगी कि नहीं होगी ये भी मालूम ही नहीं है, तो रिजर्व। और फिर अमाउंट भी तय नहीं है, अमाउंट भी तय नहीं कि अमाउंट कितना देना है, अमाउंट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ये इसके साथ में चलता है।
मान लीजिए आपको मालूम है कि पैसे डूब जाएंगे या मुझे देने हैं, और कितने देने हैं ये भी मालूम है, तो आप लायबिलिटी मान लो उसको। ये तो मालूम है देने हैं, लेकिन कितना अमाउंट देना है ये तय नहीं है। ये तय नहीं है कि कितना देना है, कि कितना देना है ये तय नहीं है, तो ऐसे केस में हम रिजर्व बनाएंगे। और अगर ये भी तय नहीं है कि देना है कि नहीं देना निकलेगा, और कितना देना है तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसे केस में हम रिजर्व बनाते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना। ठीक है, ये 2-3 चीजों को आप में ध्यान में रखेंगे कि देना है कि नहीं देना। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। रिजर्व एंड प्रोविजन के बड़ा डिफरेंस होता है। मान लीजिए मैंने गाड़ी रिपेयर करवाई और सामने वाले ने, गैराज वाले ने 1500 रुपए का बिल बना के भेज दिया कि साहब ये गाड़ी ठीक हो गई, आपके 1500 रुपए भेज दीजिए। मैंने कहा 1500 रुपए किस बात के लगा दिए तूने भाई, मेरे को तो ये पार्ट तू बताना, मुझे तो क्या क्या बदला है तूने, क्या क्या चेंज किया, किस बात के लग गया। मेरे हिसाब से तू तो 1000 रुपए बता रहा था, तो 1500 का बिल भेज रहा है। तो मेरे, अब मान लीजिए अब प्रॉफिट निकालने का टाइम आ गया, लेकिन अभी मैंने उसका पेमेंट किया नहीं। अगर वो बिल एक्सेप्टेड है, रिपेयर बिल एक्सेप्टेड है कि 1500 देने, तब तो मैं उसको लायबिलिटी मान लूंगा। क्या डन है ये भी मैंने देख लिया, देना ही 1500 रुपए देना। लेकिन वो 1500 का बिल आया जरूर है, लेकिन अभी उसके ऊपर डिस्कशन है, वो 1500 देने हैं कि 1200 देने हैं कि 1100 देने हैं, क्या देने, वो भी तय होना बाकी है। तो देने तो है, रिपेयर तो कराया है मैंने, लेकिन अभी तय नहीं है कितना देना है, तो हम प्रोविजन बनाएंगे। फिर हम प्रोविजन, ठीक है। और मान ले हमने गाड़ी की रिपेयरिंग ही नहीं कराई, अगले महीने कराऊंगा, और हो सकता कराऊं, नहीं हो सकता नहीं भी कराऊं, तो मैं कहता हूं अभी से यार, अभी से पहला पैसा अलग कर दो। अरे अभी तय नहीं है कराना है कि नहीं कराना, कितना होगा ये भी नहीं मालूम है, तो मैंने अभी से कुछ पैसे निकाल के, तो ऐसे कुछ पैसे मैं अलग रखता हूँ, तो रिजर्व है, ये रिजर्व। तो ये डिफरेंस। तो मैंने कोशिश की आपको कई तरह के उदाहरण देके समझाने की, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ बताइए, और क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, सीक्रेट रिजर्व भी सेम होता है? नहीं, सीक्रेट रिजर्व थोड़ा अलग होता है, वो भी रिजर्व जैसे ही है, लेकिन सीक्रेट रिजर्व कहते हैं कि, सीक्रेट रिजर्व के लिए कह सकते हैं छिपा हुआ लाभ भी कह सकते हो, छिपा हुआ लाभ कह सकते हो। अब वो सीक्रेट रिजर्व किसको कहते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए मैं कहता हूं साहब मेरे पास जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 5 लाख की है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सब चीजों। फिर मैं कहता हूं मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, चार लाख की प्लांट मशीनरी है। फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास स्टॉक है, रहतिया पड़ा हुआ है, जो बेच अभी वो 1 लाख का रहतिया है। तो मेरी बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स ये कहती हैं कि ये जो टोटल है मेरे पास 10 लाख की एसेट्स। लेकिन साहब अगर मैं आज की डेट में अपनी लैंड और बिल्डिंग को बेचने जाऊं ना बाजार में, तो भाई साहब ये 8 लाख रुपए मिल जाएंगे कम से कम। लेकिन अकाउंट्स के अंदर हम बाजार मूल्य तो लिखते नहीं है, हम तो क्रय मूल्य लिखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक जो लागत है इतिहास में, वो लिखते हैं। तो हमने 5 लाख की खरीदी थी, हमने लिख रखी, लेकिन आज की कीमत में तो 8 लाख की। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी एसेट है ये 10 लाख की नहीं है, ये तो 13 लाख की है। और मेरी किताबें, बुक्स के अकाउंट्स के हिसाब से तो 10 लाख की है, लेकिन असल में वो 13 लाख की है। तो जो 3 लाख रुपया मुझे ज्यादा अपनी संपत्तियों के लिए मिलने के एक्सपेक्टेड है, आशा है, ये 3 लाख रुपया, इसको कहते हैं हिडन रिजर्व। ये हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व, हिडन प्रॉफिट्स, ये ऐसा लाभ है जो पुस्तकों में दिख तो नहीं रहा लेकिन है। तो आप इसको थोड़ी सी ऐसा मानिए, जमीन में गड़ा हुआ खजाना है सीक्रेट रिजर्व, है, ऊपर से तो नहीं दिख रहा। अच्छा, जमीन में गड़ा हुआ है तो 100% नहीं मालूम कितना है, लेकिन मालूम है कुछ तो है, कुछ तो खजाना है। अब कितना है नहीं मालूम,
तो हमने अंदाजा लगाया कि 3 लाख रुपए हमें अपनी संपत्तियों का और मिल सकता है मोटा मोटा। जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है कोई ग्राहक कहते भैया 8 लाख नहीं दूंगा, मैं तो 7 ही लाख दूंगा, ऐसा भी हो सकता है 8 की जगह 7 लाख ही मिले। लेकिन एक है अमाउंट उससे ज्यादा आई है तो पक्की बात है, तो उसको हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। जो ऐसा रिजर्व जो बुक्स में नहीं है। रिजर्व हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा होता है। रिजर्व आप ये मान के चलिए, रिजर्व इज ऑलवेज प्रॉफिट का हिस्सा होता है, रिजर्व लाभ से ही बनता है। तो ऐसा लाभ जो बुक्स में नहीं है लेकिन है, बिजनेस में है, बुक्स में नहीं दिख रहा, उसको हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। ठीक है, ये वो हमारा सीक्रेट रिजर्व। तो ये चीज है, सर इसे शो नहीं किया जाता है। इसको शो नहीं होता बुक्स में, इसको शो नहीं होता। अब एक आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ऐसा होता है। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है सब, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी आपको, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन का आइडिया होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की संपत्ति में जो हम ह्रास लगाते हैं। यस सर। तो जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है, अनुमान से लगाते हैं। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो जिससे मैंने खरीदी या जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबसे पूछा मैंने, तो सबने कहा कि भाई 10 साल तक चल जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं चलता। तो मैंने कहा साहब ये मशीन 1 लाख की 10 साल चलेगी, तो इसका मतलब ये मशीन जो हर साल जो है 10-10 हजार रुपए से कम होती जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, हर साल मशीन की कीमत में 10 हजार रुपए कम कर देता हूँ। 1 साल यूज किया तो मैंने कहा 90 हजार की बची। 2 साल यूज किया, इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा 80 हजार की बची। जब 3 साल इस्तेमाल कर लिया तो मैंने कहा तो 70 हजार की मशीन बच गई। 4 साल इस्तेमाल किया तो मैंने कहा तो 60 हजार की बच गई। तो 4 साल बाद मेरी बुक्स कह रही है 60 हजार उसकी कीमत है। लेकिन जब मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया, उसका रिपेयर किया, तो आज भी वो मशीन अगर मैं बेचना चाहूं बाजार में तो 70 हजार की तो बिकी जाएगी। लेकिन मेरी बुक्स क्या कह रही है, मशीन की कीमत 60 हजार, मार्केट में कितने में बिक जाएगी, 70 हजार में बिक जाएगी, क्योंकि वो अच्छी चलती है, अभी भी अच्छी 70 की। तो ये जो 10 हजार रुपए है ये सीक्रेट रिजर्व हो गया। मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा लिया, मैं गलत नहीं था, मेरे को जो उस समय अनुमान था मैंने उस हिसाब से लगाया, लेकिन आज अगर मैं देखता हूं तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा कम भी डेप्रिसिएशन लगा सकता था। तो कभी कभी सीक्रेट रिजर्व ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने से भी क्रिएट हो जाता है। लोग जानबूझकर कई बार ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इनकम टैक्स बच जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा ना तो टैक्स बच जाएगा, इसलिए ज्यादा जितना डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे उतना प्रॉफिट कम आएगा। तो इसलिए कुछ लोग जानबूझ के ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि जिससे कि प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स बच जाए, उनको इनकम टैक्स कम देना पड़े। लेकिन असल में तो उतना, हम लोग कंप्यूटर जो है 2-3 साल में जीरो वैल्यू दिखा देते हैं, लेकिन चलते हैं 5-5, 6-6 साल चलते। एक बिजनेस ने अपने मोबाइल खरीदा, उसने 1 साल के अंदर उसको कह दिया कि 1 साल के अंदर, लेकिन मोबाइल तो सब 3 साल चल रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें ऐसी हो सकती है बिजनेस के अंदर। तो लोग डेप्रिसिएशन कई बार ज्यादा लगा देते हैं, उससे ही सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। असली कीमत ज्यादा है लेकिन आपकी बुक्स कम दिखा रही है, ये एक रीजन है। सीक्रेट रिजर्व के और भी रीजन है, लेकिन एक ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व बिजनेस में बन जाता है। सीक्रेट रिजर्व माने छुपा हुआ लाभ जो बुक्स दिखा नहीं रहे लेकिन है, वो सीक्रेट रिजर्व है। सर अकाउंटेंट जानबूझ के भी ऐसा कर सकता है, मतलब प्रॉफिट में से कम कर दिया और मैं फिर दिखा expense- नहीं, देखिए पहली चीज तो ये है कि अकाउंट इनकम टैक्स के अंदर ये दिया हुआ है कि आप कितना डेप्रिसिएशन एक एसेट पे लगा सकते हो, ये इनकम टैक्स में दी, उससे ज्यादा आप डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो इनकम टैक्स वाले उसको मानेंगे नहीं, वो कहेंगे भैया डेप्रिसिएशन तब। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से भी अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो भी डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो भी ज्यादा हो जाता है। अगर इनकम टैक्स वालों ने कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर वगैरह पे इनकम टैक्स वाले 1 साल के अंदर 40-40, 60% तक डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। क्यों कहते हैं? बोले कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती है, नई चीज आती है, पुरानी खराब हो जाती है, तो 60% तक अलाउ कर दिया हमने। तो पता चला 2 साल के अंदर तो खत्म ही हो गई एसेट की वैल्यू, है ना। लेकिन एसेट तो वो चल रही है, एसेट चल रही है हमारी। क्यों चल रही है? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने लगा दिया, ठीक है, सही बात, लगा दिया। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से
हमारी एसेट की वैल्यू एकदम से थोड़ी कम हो जाती है, एसेट तो अभी भी चल रही है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, रिजर्व क्रिएट हो जाता है। मतलब हमने गलत कुछ नहीं किया, हमने जो कानून में बोला है हमने उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन फिर भी जो है वो डेप्रिसिएशन जो है हमारा ज्यादा है। तो ऐसा होता है। तो कई बार मैंने, आपने सही कहा, कई बार बिजनेस वाले जानबूझ के भी ऐसा कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें लग रहा है कि हम कम लगा सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ज्यादा लगा रहे हैं, जानबूझ के ज्यादा लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि भाई टैक्स कम लगे, प्रॉफिट बच जाए उनको। तो ये सब चीजें होती। तो वो मैं आपको ये बता रहा था कि इस वजह से रिजर्व जो है हमारा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये रिजर्व क्रिएट हो सकता है इस वजह से। और बोलिए, कोई चीज पूछनी हो आप लोगों को? सर हाँ सर आपने मेरे को 50 नंबर सीट के आंसर नहीं भेजे। अरे मैं भूल भाल गया हूँगा। और एक बार क्या होता है कि एक बार मैसेज के ऊपर मैसेज आते हैं ना, तो वो कहीं छुप जाता है बाद वाला पुराना मैसेज, आप तो जानते हो। तो आप दोबारा भेज दो मैसेज। यस सर। ठीक है, सर मैं दूसरी सीट भेजूंगा उसमें आपको भेज दूंगा मैसेज। तो मैसेज तो अभी कर दे, उसमें क्या बात है। मैं क्लास के बाद जब देखूंगा तब भेज दूंगा। अब तो दूसरी सीट भेजेगा तब करेगा, तो फिर यस सर। है ना, तो अभी भेज सकते हो। मैं क्लास के बाद जब उसको देखूंगा तो मैं भेज दूंगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ शीट्स के भी सॉल्यूशन बनाए नहीं हुए होते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है 2-1 दिन का, लेकिन बन जाते हैं। सर स्टूडेंट तो भी सर लगा दीजिए क्या लगा दूं? अटेंडेंस। हाँ लगा देता हूँ। मेरे को जाना तो नहीं है ना? जाना है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस लगा देते हैं। मैं आरजू हनवत है क्लास में? प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट, ठीक है, ओके। आशीष मकवाने, आशीष मकवाने बहुत दिन से नहीं आ रहा अभी। देन यू हैव दिस वन,